हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में जो आज की जो करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर क्या है? तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, उसकी हम बात करते हैं। ये एक्चुअली जो है पृथ्वी पर जो भूजल चक्र होता है, जो आपका वाटर साइकिल होता है, उसके बारे में दिया गया है। एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया है कि कैसे आपका जो भूजल का चक्र है, यानी धरती के जो पानी का जो चक्र है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। तो थीम है इसमें, इसमें आपकी हेडिंग है पृथ्वी का जल चक्र और 1 सेकेंड जलवायु परिवर्तन का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में आई है। इंडियन एक्सप्रेस में जो है आज का ये आपका न्यूज है, इसकी अगर हम बात करें तो ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। जलवायु परिवर्तन ने, यानी जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं जो आपका वाटर साइकिल है, अर्थ वाटर साइकिल है, उसको कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट डाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि धरती के जल चक्र पर तबाही मचाई है, क्योंकि इसने जमीन, महासागरों और वायुमंडल के बीच पानी के प्रवाह को बाधित किया है। देखिए, जल का जो है एक प्रवाह होता है, ठीक है, उसका जो है कनेक्शन होता है अपना वायुमंडल से और आपका अर्थ से और महासागर से। होता क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है एक्चुअली, उससे जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, जो ग्लेशियर हैं वो आवश्यकता से अधिक जो है पिघल रहे हैं, उनसे पानी की मात्रा जो है ज्यादा जो है रिलीज हो रही है, उससे महासागरों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जहां कहीं पे जो है बाढ़ की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, कहीं पे अत्यधिक वर्षा हो जाती है और कहीं पे सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। आवश्यक जहां पे वर्षा होती है वहां पे अत्यधिक वर्षा होगी, भयंकर बाढ़ होगी और कहीं कहीं पे सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका असर 2024 में दुनिया भर के अरबों लोगों में, केवल हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अरबों लोगों को ये प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है आपकी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024, रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, चीन, जर्मनी और अन्य जगहों के विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो विश्लेषक हैं, जिनको जो है मौसम की जानकारी होती है और जो पर्यावरण के बारे जानकार होते हैं, वायुमंडल के जानकार होते हैं, तो उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कहीं ना कहीं जो है आपका अर्थ वाटर साइकिल यानी भूजल चक्र जो है वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो अपने विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने मिट्टी की नमी, वर्षा आदि जैसे जलचरों तक पहुंचने के लिए ग्राउंड स्टेशन और उपग्रहों से डेटा का उपयोग करके इस रिपोर्ट को तैयार की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये एक पिक्चर है आपकी चेक रिपब्लिक का, एक जो कंट्री है आपका, उसका एक शहर है, ठीक है, ओस्ट्रावा। तो यहाँ पे भारी रेनफॉल हुआ और जिससे क्या हुआ कि फ्लड की प्रॉब्लम आई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये आपकी जो है ग्लोबल जो आपकी वाटर मॉनिटर रिपोर्ट है 2024 वो आपकी आई है। तो उससे रिलेटेड है ये एक जो है न्यूज है। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई कोर्ट में जो है अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो आपकी 17th बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो एक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, उस पर कथित तौर पर जो है आरोप लगे हैं बीपीएससी के ऊपर कि कहीं ना कहीं पेपर का लीकेज हुआ है, ठीक है। तो उसको लेकर काफी दिन से बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा है। बिहार में जो है उस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं जो है वो दबाने का पुलिस द्वारा प्रयास किया गया, अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई गई। तो उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। एक संस्था है आपकी आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट, ठीक है। तो आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने याचिका दायर की थी अपने वकील के माध्यम से। तो वहां पे जब इन्होंने दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो है हर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, आपको पहले अपने उच्चतम न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है आर्टिकल में सारी चीजें दिखाई गई हैं। और इसमें अगर हम बात करें
तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपको पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय हर मामले में प्रथम दृष्टया क्या कर सकता है, वो सारे मामलों को नहीं की सुनवाई नहीं कर सकता है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ये एक न्यूज है आज की, ठीक है। तो ये याचिकाकर्ता जो है वो आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से पेश वकील ने जो है इस पर अदालत का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया था। मामला पेपर लीकेज का नहीं था। जो मामला दायर किया गया था वो जो लाठी चार्ज किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हुआ है। उस मामले को लेकर जो है ये संस्था सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट के लिए अप्रोच किया है। ओके, तो ये एक आर्टिकल आज न्यूज में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसरो की। इसरो जो कि आपकी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, और इसरो के अभी जो चीफ थे एस सोमनाथ, वो रिटायर कर गए हैं और उनकी जगह डॉक्टर वी नारायण जो है, इनको वहां उनका जो है चीफ जो है अपॉइंट किया गया है। तो ये एक रॉकेट वैज्ञानिक हैं आपके डॉक्टर वी नारायण, और इनको मंगलवार को अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। वह एस सोमनाथ का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा हो जाएगा। तो एस सोमनाथ अगले साल रिटायर कर रहे हैं, उनकी जगह वी नारायण जो है वो नए इसरो के चीफ होंगे, ठीक है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर वलियामाला के निदेशक, यानी ये जो हैं आपके इसरो के जो नए चीफ बनने वाले हैं, ये आपके इससे पहले जो थे वो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर वलियामाला के निदेशक थे, ठीक है। इनको अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2 साल की अवधि के लिए 14/1/2025 से प्रभावी नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। यानी न्यूज आपकी जो है वो यही है कि नेक्स्ट जो चीफ होंगे इसरो के वो आपके डॉक्टर वी नारायण होंगे, जो कि एक रॉकेट वैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये एक न्यूज है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें जो है आप ये न्यूज है, वैसे तो ये न्यूज कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। तो वर्ष 2013 में जो है कथा प्रवाचक आसाराम जो थे उनको जो है 2013 में इनके अगेंस्ट एक मामला दायर किया गया था राजस्थान हाई कोर्ट में। यह बलात्कार का यानी रेप का एक मामला था, उसमें इनको अभियुक्त बनाया गया था, बाद में इनको दोषी पाया गया और इनको जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उसके बाद इन्होंने बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की और ताकि इनको बेल मिल जाए। तो इनको अभी क्या किया गया है कि इनको बेल दे दी गई है। अब बेल का जो आधार है वो इनको मेडिकल कंडीशन जो है इनकी खराब चल रही है, तो चिकित्सा के आधार पर जो है इनको इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत दे दी गई है, जो 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए थे। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश निंदल की पीठ ने 86 वर्षीय बुजुर्ग आसाराम जो कथा प्रवाचक हैं आसाराम बापू जो है उनको बेल दे दी गई है और ये बेल जो है कंडीशनल है, ठीक है। और इसमें 31 मार्च 2025 तक इनको राहत प्रदान जो है की गई है। अगर इनकी बेल की बात करें 1 दशक से भी ज्यादा के समय के बाद इनको पहली बार जो है बेल मिली है, तो इसलिए ये भी न्यूज है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो है न्यूज है, 2 न्यूज है इसमें। एक न्यूज जो है वो भारत पोल से रिलेटेड है और दूसरी जो न्यूज है आपकी वो साथ ही जो है यूनियन होम मिनिस्टर जो दिल्ली में भारत पोल का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कुछ जो है डायरेक्शंस थी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारत पोल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत पोल जैसे तकनीकी हस्तक्षेप से विदेश से भगोड़ों को लाने में मदद मिलेगी, इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गया है। अब ये भारत पोल पोर्टल है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इससे पहले होता क्या था, माने कि कोई भी व्यक्ति जो है 1 सेकंड इरेज कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति है माने कोई व्यक्ति भगोड़ाई है या कोई जो है क्राइम करके जो है कहीं भी जो है फॉरेन में चला जाता है, तो उसके लिए एक जो है इंटरनेशनल पुलिसिंग होती है जिसको इंटरपोल कहते हैं। और इंटरपोल क्या करती थी, वो पहले सीबीआई से कनेक्टिविटी करती थी, ठीक है। और सीबीआई फिर क्या करती थी, सीबीआई की जो है अपनी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, ठीक है, और या स्टेट पुलिस होती है। तो ये इनसे इंटरलिंक करके अलग अलग स्टेट से जो है जानकारी प्राप्त करती थी, ठीक है। तो जानकारी इनको जाती थी, यहां से जानकारी ट्रांसफर होती थी, फिर सीबीआई के पास आती थी और सीबीआई जो है इंटरपोल से वो जानकारी साझा करती थी। तो इसमें जो था ये नेटवर्क जो था
बहुत ज्यादा जो है रिजिड था। तो इसलिए क्या था कि उसको सरल करने के लिए भारत पोल नाम का जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी ये भी एक तरीके का जो है एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में भारत पोल काम करेगा। अब जितनी भी जो जानकारी है, अब सीधा जो लिंकेज होगा सभी का, वो सीधे भारत पोल से होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सभी जो है सीधे इससे जो है इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट पुलिस हो या कोई भी हो। तो अब जो भी जानकारी इंटरपोल को होगी वो सीधे भारत पोल से कनेक्ट हो सकता है। दूसरा, भारत पोल में कानून क्या है कि भारत पोल जो है में ये भी प्रावधान यानी ये भी प्रोविजन डाला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर देश से बाहर है, वो व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं है, तब भी उसके ऊपर सुनवाई का अधिकार जो है मिल जाता है, हमारी जो जुडिशियरी सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आई हैं, तो ये भी एक न्यूज है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको केंद्रीय गृह मंत्री जो है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है साथ ही अगर हम बात करें इस पर जो है भारत पोल पे कहा है कि इससे जो भी हमारे देश से क्राइम करके बाहर गए हुए लोग बाहर सेटल हो जाते हैं, चाहे वो यहाँ से इकोनॉमिक क्राइम करके जाएं या कोई भी जो है क्रिमिनल ऑफेंस करके जाएं, तो उनकी जो है सुनवाई अब जो है भारत में ही हो सकेगी। और साथ ही भारत पोल क्या है कि क्योंकि इंटरलिंक होगा आपका भारत पोल अलग अलग जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसमें हम स्टेट पुलिस की बात नहीं करेंगे, और भी जैसे सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसको हम ईडी बोलते हैं, या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं सभी से ये इंटरकनेक्टेड भारत पोल रहेगा। तो इससे सारी जानकारी जो है वो साझा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि भारत पोर्टल एक ऐसी तकनीक है जिससे जिसके हस्तक्षेप से कानूनी एजेंसियों को भारत में अपराध करने के बाद विदेश भाग गए भगोड़ों को न्याय के दायरे में लाने में सक्षम बनाएंगे। ठीक है, शाह ने भारत पोल के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनुपस्थिति में सुनवाई का प्रावधान शुरू किया, जो मैंने अभी बताया कि अगर उपस्थिति भी नहीं होगा तो उसमें भी प्रावधान कर दिया जाएगा। अब हम जो है ये न्यूज को आगे बढ़ाते हैं। तो न्यूज में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है इन्होंने, और इन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सभी 7 कमिश्नरेट, यानी उत्तर प्रदेश में क्या है कि जो 7 बड़े शहर हैं वो आपके कमिश्नरेट सिटी हैं, यानी वहां पे जो है कमिश्नरी सिस्टम लागू है। तो जितनी भी 7 कमिश्नरेट हैं उनमें यथाशीघ्र पूरे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को 100% कार्यान्वयन वो सुनिश्चित करें। तो 3 नए कानून वो कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले आता है भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये जो है पुराने जो कानून थे आपके, उनके जो है अपडेटेड वर्जन है, जो वर्ष 2023 में इनको अपडेट किया गया है। तीनों कानूनों का जो है 100% जो इंप्लीमेंटेशन है वो जो आपकी 7 कमिश्नरेट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें जो है लागू करना है। ठीक है, बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में पुलिस, कारागार, न्यायालय, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश से जो है रिलेटेड है, यूनियन होम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है उत्तर प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कि तीनों कानूनों को जो है जल्दी से जल्दी इनका 100% इंप्लीमेंटेशन किया जाए। इसी के साथ ही शाह ने 35 सीबीआई अधिकारी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसके 35 जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और उसके साथ ही कर्मचारियों को पुलिस पदक वितरित किए, जिन्हें राष्ट्रपति पदक, विशिष्ट सेवा और केंद्रीय गृह मंत्री के जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर हम इनमें प्राप्तकर्ताओं में बात करें तो इनके जो प्राप्तकर्ता हैं उनमें एक नाम आता है पूर्व संयुक्त निदेशक अमित कुमार। ठीक है, यानी पहले जो पूर्व सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर थे अमित कुमार, वो भी इसमें शामिल हैं, जो अब छत्तीसगढ़ पुलिस के एडीजी के रूप में तैनात हैं, जिन्होंने कोयला घोटाले की जांच का नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2 सिद्धि बाद में हुई थी। इन्होंने जांच की थी जो कोयला घोटाला हुआ था उसकी। ठीक है, तो ये न्यूज है आपकी आज की। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब हम बात करते हैं इसरो टू बार्क एजेंसीज पिच इन फॉर द बिग क्लीन अप टू महाकुंभ। ठीक है, तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में जो है अभी महाकुंभ चला हुआ है। तो इस महाकुंभ की अगर हम बात करें तो इसरो से लेकर बार्क तक एजेंसियां महाकुंभ में बड़े पैमाने पर सफाई के लिए आगे आई। तो सफाई के लिए आगे क्यों आई है? एक्चुअली जब भी महाकुंभ होता है तो डेली वेस्टेज जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको जो है डेली दैनिक जीवन पर उसका उपचार और प्रबंधन करना जरूरी है। तो भारत की इसरो और बार्क जैसी जो बड़ी एजेंसीज हैं वो भी इसमें आगे आए हैं कि कैसे जो है कुंभ के दौरान
दौरान प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का प्रबंधन और उपचार किया जा सके। तो प्रयागराज में जानते ही हैं, आज जो है अलग अलग साधु और श्रद्धालु जाते हैं, अपने अपने जो है टेंट या तंबू लगाकर जो है वो वहां पे रहते हैं। तो फिर उसके बाद जो है, क्योंकि सुविधाएं नहीं होती हैं वेस्टेज को जो है रिसाइकल करने की, तो इसलिए क्या होता है कि वहां पे जो वेस्टेज होता है, जो कचरा होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पूरी वेस्ट को जो है उसका प्रबंधन और उपचार करने के लिए ये जो बड़ी एजेंसियां हैं वो आगे आई हैं, जिसमें इसरो और भारत का बड़ा नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये वैसे तो न्यूज द हिंदू से है, तो द हिंदू की न्यूज में सबसे पहले हम द हिंदू के जो वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, यानी जो आपके रिटायर्ड, आपके एक तरीके से देखा जाए जो सेवा मुक्त हो चुके हैं, खेल के जो पत्रकार हैं, ठीक है, जिनका नाम है रंगनाथन जो है उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उसके ऊपर है। तो द हिंदू के पूर्व सहायक संपादक खेल डेस्क के टी.आर. रंगनाथन, जिन्हें 32 वर्षों तक संगठन की सेवा की, उनका मंगलवार को यहाँ निधन हो गया है। उनके परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी हैं। बुधवार को सुबह 10 बजे बेसंत नगर में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो फॉर्मर एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट शागू हैं इलेक्टेड न्यू AFI प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, पूर्व एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शागू AFI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, नियुक्ति जो होती है, नई नियुक्ति हुई है इनकी। तो एशियाई स्वर्ण पदक विजेता शॉटपुट खिलाड़ी और पद्मश्री बहादुर सिंह सागू, इनका पूरा नाम है, इनको मंगलवार को भारतीय एथलेटिक महासंघ, जिसको हम ASI कहते हैं, ठीक है, तो सॉरी AFI कहते हैं, तो AFI के नए निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 2 दिवसीय वार्षिक आम बैठक के पहले दिन इसका नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि निवर्तमान अध्यक्ष जो है इसके आदिले जो है सुमारीवाला ने महासंघ के लिए नए कार्यक्रमों और भविष्य की योजनाओं की घोषणा की है। एक्चुअली इससे पहले जो सुमारीवाला हैं वो AFI के अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने 3 वर्ष का पूरा अपना कार्यकाल किया, और 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद जो है इन्होंने अपना लगातार 3 साल कार्यकाल रहा, अब इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। उनकी जगह है जो है अभी ये जो शागू हैं ये नए अध्यक्ष होंगे। साथ ही अगर हम बात करें दिल्ली एथलेटिक्स की, तो दिल्ली एथलेटिक्स के सचिव संदीप मेहता को रविंद्र चौधरी के स्थान पर AFI का नया महासचिव चुना गया है। ठीक है, तो जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो आपके जो होंगे वो रविंद्र चौधरी के स्थान पर जो है सचिव संदीप मेहता होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये न्यूज है नियुक्ति से रिलेटेड। अब हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये आपका जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चाइना इंडिया रिलेशन से रिलेटेड है। और इसकी अगर हम बात करें, चाइना में अगर हम बात करें, तो चाइना में एक निप्पॉन स्टील है। ठीक है, तो निप्पॉन स्टील का उत्पादक भी सबसे बड़ा चाइना माना जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूज है, निप्पॉन स्टील को अमेरिका और भारत में वृद्धि की तलाश करने पर मजबूर होना पड़ा। चीन जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है, इसने लगभग 1 दशक के उच्चतम निर्यात मात्रा के साथ बाजार को भर दिया है, जबकि इसके संघर्षरत संपत्ति क्षेत्र ने घरेलू मांग पर भी दबाव डाला है। तो कुल मिलाकर कहें कि अमेरिका ने जो है चाइना को मजबूर किया है कि वो कहीं ना कहीं जो है भारत में या अमेरिका में जो है अपने स्टील का जो इन्वेस्टमेंट है या स्टील का जो प्रोडक्शन है करने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये न्यूज जो है उससे रिलेटेड है। इसमें विश्लेषकों का कहना है कि निप्पॉन स्टील अमेरिका और भारत में अपनी परिचालन का विस्तार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह विकास और सस्ते चीनी निर्यातों से सुरक्षा की तलाश में है। क्योंकि अमेरिकी स्टील के लिए उसकी बोली को व्हाइट हाउस द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। व्हाइट हाउस जो है वहां का प्रेसिडेंट, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट होते हैं उनका एक आवास होता है, व्हाइट हाउस उनका कार्यालय होता है। तो वहां से जो भी आदेश आता है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आदेश होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 दिन पहले भी ये न्यूज में था, प्रवासी भारतीय दिवस से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो आज यानी बुधवार आज है, ओडिशा से शुरू होगा। ठीक है, 70 देशों से 3000 से अधिक जो है प्रतिनिधि राज्य में पहुंचे हैं, ओडिशा राज्य में। और इसकी अगर हम बात करें मुख्य अतिथि की, तो मुख्य अतिथि जो है इसके वो क्रिस्टीन
क्रिस्टीन कार्ला कंगारू हैं, ये मुख्य अतिथि हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप। और ये जो है त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति भी है। ठीक है, बुधवार से शुरू हो रहे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस से पहले 70 देशों के 3000 प्रतिनिधि ओडिशा पहुंचे। और इनकी अगर हम बात करें, 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो विषय है वो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसकी थीम, मुख्य थीम है या मुख्य विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो थीम क्या है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो थीम का ध्यान रखें, वो है आपकी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो आज से 2 दिन बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पहले प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करें तो पहला प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझा करके किया गया था। तो उसका जो कार्यान्वयन है वो मध्य प्रदेश में किया गया था। तो ये ध्यान रखना ही आपका प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड एक न्यूज है। ठीक है, द हिंदू की ये न्यूज है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोर्ट डिसमिस प्ली अगेंस्ट जज इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है अभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जस्टिस हैं आपके, जिनका नाम है न्यायमूर्ति शेखर यादव। ठीक है, तो शेखर यादव में क्या था कि शेखर यादव को जो है इम्पीच किया जा रहा है। उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया है। क्यों लाया गया है? क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको लेकर बहुत ही सांप्रदायिक भाषण, परोक्ष रूप से सांप्रदायिक भाषण दिए थे। फिर उसके बाद जो है इनके अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट प्रपोजल लाया गया, यानी महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। उसको जो है उसकी याचिका लेकर जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है विश्व हिंदू परिषद का कानूनी प्रकोष्ठ गया था। तो वहां पे जो है इनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है कि इम्पीचमेंट की जो याचिका है इनकी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया गया है। तो न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने वकील अशोक पांडे द्वारा दायर याचिका को खारिज करते कहा कि जिस प्रमुख सिद्धांत के तहत एक जनहित याचिका पर विचार किया जाता है वह लोगों के कमजोर वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये बातें इसमें आई थी। तो ध्यान रहे, ये जो है जस्टिस शेखर यादव से है। और शेखर यादव जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक भाषण जो है मुस्लिमों के अगेंस्ट दिए थे। तो ये न्यूज जो है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियाज यूएस टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर इंटरऑपरेबल सोनोबॉय फॉर नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए जो है ये आपके सोनोबॉय होते हैं, ये देख रहे हैं आपके। तो इसमें भारत और अमेरिका नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटरऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेंगे। तो ये जो है एक न्यूज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये न्यूज है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये एक्चुअली एक समुद्री उपकरण है जो समुद्र की गहराई में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने में कारगर है। एक डिवाइस है और ये डिवाइस जो है, जो पनडुब्बियां होती हैं, जो सबमरीन होती हैं ओशियन के या सी के अंदर, तो वहां पे उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका और यूएस से साथ मिलकर करने वाले हैं, यानी ये एक तरीके से इंडिया और यूएसए की को डेवलप ये प्रोडक्ट होगा आपका। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण विकास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस यूडीए जिसको बोला जाता है के लिए अमेरिकी सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की है, जो एक उच्च स्तरीय तकनीक है। ठीक है, यह दोनों देशों के बीच सहयोग के उपायों की श्रृंखला में नवीनतम कदम है क्योंकि दोनों ही देश हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की उपस्थिति को तेजी से विस्तार से चिंतित है। तो एक्चुअली जो इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन में आप जो है न्यूज में पढ़ते ही होंगे। और चाइना का जो हमेशा रहता है कि वो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। ठीक है, जिससे अमेरिका भी जो है बहुत ज्यादा चिंतित है और आपका इंडिया तो चिंतित है ही, क्योंकि हिंद महासागर में चाइना की जितनी उपस्थिति होगी उतना ही हमें जो है अंतरराष्ट्रीय नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हिंद महासागर में उनकी उपस्थिति से बचने के लिए जो है ये दोनों का एक साथ मिलकर कदम है। और ये एक तरीके की को डेवलप एक यंत्र है आपका जो सबमरीन का पता लगाने में कारगर होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन सेंटर इलेक्ट्रिसिटी
रूल, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र के विद्युत नियमों को खारिज कर दिया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के जो विद्युत नियम हैं उनको जो है खारिज कर दिया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। तो केंद्र को बड़ा झटका देते कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विद्युत यानी हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियम 2022 को रद्द कर दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धता के अनुसार 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास में खुली पहुंच के माध्यम से अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। ये कानून बनाया गया था कि इस कानून में जो है ये प्रावधान थे कि हम 2070 तक जो है जो ऊर्जा का उत्पादन है वो हरित ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, यानी ग्रीन एनर्जी का, जिसमें आपकी जो है नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा आती है। ठीक है, तो इस कानून को जो है, ये जो कानून है आपका, इसके द्वारा केंद्र ने जो है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स बनाए थे, उन रूल्स को कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा क्या है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र के पास ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स तैयार करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धता के अनुसार 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये एक आपकी न्यूज है, इसको आप यहां पे देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जीडीपी से रिलेटेड है। ठीक है, जो जीडीपी जो ग्रोथ है हमारा, उस पर जो है एक तरीके का जो है देख सकते हैं प्रिडिक्शन यहां पे दिया गया है। तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4 साल के निचले स्तर पर आने का अनुमान है, और ये जो अनुमान लिया गया है आपका एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो नेशनल स्टैटिकल जो ऑफिस है आपका, वो उन्होंने जो है ये अपना जो है अनुमान बताया है। इन्होंने कहा है कि सबसे निचले स्तर पर आने का जो है अनुमान है 2024-25 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। तो एनएसओ ने मंगलवार को 2025 के लिए जीडीपी के अपने पहले अग्रिम अनुमान में कहा कि भारत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इस वित्तीय वर्ष में 4 साल के सबसे निचले स्तर 6.4 की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2023-24 में 8.2% से कम है। यानी 2023-24 वित्तीय वर्ष में जो बढ़ा था वो 8.2% की दर से जीडीपी हमारा ग्रोथ था, वो अभी 24-25 के लिए कम होने का अनुमान है। ऐसा नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो है आपका, उन्होंने ऐसा जो है बयान दिया है। इसका मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था जो इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 6% तक बढ़ी थी, दूसरी छमाही में लगभग 6.8 वृद्धि के साथ पुनः उभरने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये एक न्यूज है, यानी जो जीडीपी की संभावना है 2024 और 25 के लिए वो आपके 6.4% बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये हमारा जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जो है ये आर्टिकल लिया गया है, और उसमें जो एचडी कुमारस्वामी है उन्होंने क्या किया है कि जो अभी हाल ही में जो है आपके केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने 6 जनवरी 2015 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना के दूसरे दौर की शुरुआत की, जिसे पीएलआई योजना 1.1 कहा गया। यानी पीएलआई जो योजना है उसका दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है, उसको 1.1 इन्होंने कहा है। अब पीएलआई है क्या एक्चुअली? जो पीएलआई योजना है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना इसको कहा जाता है। योजना एक सरकारी पहल है जो भारत में उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करती है। तो पीएलआई योजना जो है उन जो है उद्योगों को, जो छोटे मझोले उद्योग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और उत्पादन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से वित्तीय प्रोत्साहन यानी फाइनेंशियल एड दी जाती है। इस योजना को पीएलआई योजना कहा जाता है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना है, यानी हमें जो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको हमें हाई करना है, और हमें जो आयात है उस पे कम से कम निर्भर रहना है। और ये कहीं ना कहीं जो है आपका आत्मनिर्भर भारत जो हमारी योजना है उससे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, घरेलू और वैश्विक कंपनियों से निवेश आकर्षित करना, व्यवसाय को नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, और साथ ही जब ये चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं ये उद्योग धंधे जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, यानी रोजगार के अवसर को सर्जित करेंगे। तो रोजगार सृजन करना भी इसका उद्देश्य योजना का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आज की न्यूज थी, जो टोटल न्यूज थी जो है। अब हम आगे, हमारा जो चैनल है गुरुकुल माइंड, इसको जो है सभी आप एक बार सभी सब्सक्राइब करें, और हमारा जो डेली जो करंट अफेयर्स है वो जो है आपको डेली एक वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जो है
कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, गुरुकुल माइंड से, और ये इससे जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा जो है ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है www.gurukulmind.com, आप जो है इस पर हमें विजिट करके देख सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।